अनिल, जय हिंद जी। मेरा सवाल यही था, मेरा मन यही था कि कोई एक दलित समाज का व्यक्ति वहां बैठता, बहुत अच्छा संदेश आता। वो ना आए, सही है, लेकिन मोहन भागवत किस हैसियत से वहां बैठे हुए थे? मोहन भागवत क्या है? देश के राष्ट्रपति हैं, कोई कैबिनेट है, मिनिस्टर हैं, कोई और संवैधानिक पद पर हैं। संघ कहता है कि हमें भाजपा से मतलब नहीं, हम एक सामाजिक संगठन है। तो आज मोहन भागवत वहां क्या कर रहे थे? क्या मानना है आपका? संजय जी, देखिए, जिस तरह से अब साफ हो चुका है कि कार्यक्रम एक किस्म से सरकारी फंक्शन था और हमारे देश में जो सर्वोच्च पद है वो राष्ट्रपति का है। और ये सौभाग्य ओ, मुझे लग रहा है कि अचानक अनिल जी आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। अनिल जी, आपकी आवाज अचानक, आपका नेट कुछ प्रॉब्लम कर रहा है मेरे ख्याल से। हाँ जी, हाँ, अब अब आ आ रही रही है है आवाज। कि प्लीज जी, हाँ, प्लीज कंटिन्यू। तो मैं ये कह रहा था संजय जी कि हमारा सौभाग्य है कि हमारे देश के राष्ट्रपति इस समय एक महिला भी हैं और वो आदिवासी भी हैं। और भगवान श्री राम के बारे में मेरी जो अल्प ज्ञान है, मैं ये जानता हूं कि भगवान श्री राम ने शबरी के झूठे बेर खाए थे, झूठे बेर। तो जब माता शबरी के झूठे बेर भगवान श्री राम ने खाए थे, तो एक आदिवासी महिला इस कार्यक्रम में होती और वो राष्ट्रपति भी थी। जब मोहन भागवत जी, जिनकी कोई हैसियत ही नहीं है, वो एक सामाजिक संस्था के अध्यक्ष हो सकते हैं लेकिन सरकार में उनकी कोई हैसियत नहीं है, वो वहां पे मौजूद है, और हमारी जो महामहिम राष्ट्रपति मुर्मू वहां पे मौजूद नहीं है, तो ये देख करके मुझे बहुत दुख लगा। और आपने देखा, भगवान श्री राम का तो पूरा जीवन जो कमजोर आदिवासी, जो दलित थे, उनके साथ बीता है। भगवान राम का किसने साथ दिया? केवट ने साथ दिया। शबरी ने जब वो भूखे थे बेर खिलाए। हनुमान जी जो जंगल में रहते थे, जामवंत, नील, अंगद, सुग्रीव, जटायु ने साथ दिया, अपनी जान कुर्बान कर दी। तो ऐसे कमजोर वर्गों के, कमजोरों के साथ, जो जंगल वासियों के साथ रहने वाले भगवान श्री राम के इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में ये लोग अगर नहीं नजर आते। अब भगवान जी का जब राज्याभिषेक हुआ श्री राम जी का अयोध्या में, तो उनके चारों ओर राम दरबार में कौन नजर आते हैं? हनुमान जी सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट नजर आते हैं, सीता माता नजर आती हैं, लक्ष्मण नजर आते हैं, लेकिन यहां तो कोई नहीं नजर आ रहा था इस तरह का। तो ये जिस तरह का भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का चरित्र रहा है, ये कार्यक्रम उससे बिल्कुल ही अलग किस्म का था। दूसरा, आपने देखा कि ये कहा गया था कि भाई जो इसको जजमान बनेगा वो पति पत्नी बैठेंगे। तो एक कोई मिश्रा जी थे, उनका नाम आया था कि वो मिश्रा जी अपनी पत्नी के साथ आएंगे और वो जजमान बनेंगे। लेकिन अब इसमें तो कैमरा रहना था, पूरा देश और पूरा विश्व ने देखना था टेलीविजन के ऊपर इस कार्यक्रम को। तो किसी मिश्रा जी के दंपति के ऊपर कहीं फोकस हो जाता, तो जो इसमें इसके पीछे उद्देश्य थे, शायद वो उद्देश्य पूरा ना होता। तो वो मिश्रा जी मुझे तो नजर आए नहीं। और जो चार लोग थे जो इस तरह का अनुष्ठान में कहते पति पत्नी को रहना चाहिए, तो उसमें से मोहन भागवत जी और क्या कहते हैं अपने योगी जी, वो तो विवाहित ही नहीं है। और फिर उसमें मोदी जी थे और आनंदीबेन जी थी। तो ये पूरा का पूरा कार्यक्रम, जिस तरह से शुरू में शंकराचार्य जी ने भी कहा था कि मंदिर दिव्यांग है, इसमें अभी शिखर नहीं बना है, इसमें शिखर ध्वज नहीं लगा है, तो इस तरह का कार्यक्रम करने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये जल्दबाजी में हुआ है क्योंकि अभी और 10-15 दिन में शायद चुनावों की घोषणा हो जाए, आचार संहिता लग जाए, उन सब चीज को लेकर तो राजनीतिक प्योर एंड प्योर पॉलिटिकल कार्यक्रम ये नजर आया संजय जी मुझे तो। जी बिल्कुल। आमतौर पे लोग यही मान रहे हैं कि ये भगवान राम का कम और एक राजनीतिक मंच सजाने की कोशिश ज्यादा थी। अरुण शर्मा जी, आपको तो शास्त्रों का भी बड़ा अध्ययन है, आपने तो बहुत अध्ययन किया है। क्या जरूरत थी ये कहने की कि ये कुछ लोग कहते थे कि मंदिर बना तो आग लग जाएगी? ये शब्द आज प्यार भरे, भगवान राम तो प्यार का, प्रेम का, गरीबों के कल्याण का नाम है। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में इतनी नफरत कोई व्यक्ति कैसे ला सकता है कि पुरानी बातें याद करना, पुराने जख्म ताजे करना, ये सब बातें करने की जरूरत थी? क्या लगता है आपको कि ये पॉलिटिकल प्रोग्राम था? मोहन भागवत किस हैसियत से वहां अंदर बैठे हुए थे?
आपका क्या मानना है अरुण शर्मा जी? जी सर, यहीं से शुरुआत करते हैं कि अंदर कौन कौन था। अंदर थे मोहन भागवत जी, जिनकी शादी नहीं हुई। अंदर थे योगी जी, जिन्होंने संन्यास ले रखा है और नाथ सांप्रदाय से आते हैं। वैष्णव नहीं है वो, कतई वैष्णव नहीं है। और वैष्णव और नाथ सांप्रदाय का आपस में बैर है। और तीसरे कौन थे? तीसरी बैठी थी गवर्नर आनंदीबेन। आपको याद करा देता हूं, आनंदीबेन के पति ने एक पत्र लिखा था अडवाणी जी को कि मेरी पत्नी मोदी जी के चंगुल में है, उनको छुड़ाया जाए। तो एज ए गवर्नर की हैसियत से वो ठीक है, परंतु एज ए कंट्रोवर्सी महिला के नाते मैं उनका पुरजोर विरोध करता हूं। और जो आपने कहा कि पहले जिन्होंने प्राण प्रतिष्ठा की थी 7 दिन, वो तो नजर नहीं आए। उनके ऊपर क्रिमिनल केस है सर। और आपने एक प्रोग्राम किया जिसमें बताया कि जिनको 4 गोली लगी 17 हड्डियां टूटी, वो कहां थे? और वो शंकराचार्य जी, सरस्वती जी, वो कहां थे? 4 शंकराचार्य जी को चारों कोनों में डाल दिया गया कि आप यहीं रहेंगे, आपका हिंदुस्तान में कोई काम नहीं है। अब मैं आपकी बात पर आता हूं जो आपने कही है। सर, मोदी जी का जो एजेंडा है वो एज ए बीजेपी नहीं है। मोदी जी का जो एजेंडा है वो आरएसएस का एजेंडा है। आरएसएस 27 सितंबर 1925 को बनाई गई थी। और उसका जो आरएसएस का जो ध्येय था, वो क्या ध्येय था वो तो आपको भी पता होगा। ध्येय था जो आरएसएस स्वयं को कहती है, वो हिंदू राष्ट्रवादी मानते हैं अपने आप को और अर्धसैनिक कहते हैं वो अपने आप को। ये वो संगठन है जो व्यापक रूप से भारत के सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी का पैतृक संगठन माना जाता है। भारतीय जनता पार्टी के पिता कौन है? आरएसएस। और राम को कौन लेके आए हैं? बीजेपी वाले। तो ये तो आरएसएस वाले तो दादा हो गए। तो दादा की चलेगी या लड़के की चलेगी या पोते की चलेगी? और क्या है आपको पता है आरएसएस का जो पूरा एजेंडा है, कितने संगठन चल रहे हैं उनके। मोदी जी यहां भारत में प्रधानमंत्री बनने नहीं आए। आज जो पहली सीढ़ी आरएसएस ने चढ़ी है, ये 100 वर्ष पहले, करीब 98 वर्ष पहले, मैं तो आरएसएस में रहा हूं, मैं तो उनका दीक्षित स्वयंसेवक हूं। तो अंदर की बात जितनी मुझे पता है शायद आपको नहीं पता होगी। आज उनकी सीढ़ी का पहला पायदान पूरा हो गया और यह सुनने में आ रहा है कि चुनाव घोषणा हो जाएगी। जैसे ही 26 जनवरी जाएगी, 1 फरवरी आएगी, पूरा का पूरा एक जो जलेबी जो चाशनी के अंदर घुसी हुई है, और मैं तो इसको कहता हूं ये धतूरा है, ये अफीम भी नहीं है और भांग भी नहीं है। तो ये जो धतूरा खिलाया जा रहा है या जो जलेबी रूपी मिष्ठान खिलाया जा रहा है, उसकी पहली सीढ़ी आज पूरी हो गई है। अब इस पे दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी और चौथी सीढ़ी बनाई जाएगी। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक पूरा मकान जो हिंदुस्तान पे अपोज होगा। एक प्रोग्राम मैंने किया था अभी, उसमें फांसीवाद का था। सर, यह फांसीवाद होता क्या है? यह होता अधिनायकवाद या व्यक्तिवाद जो लोकतंत्र को नहीं मानता। और उसकी परिभाषा जो है वो क्या है कि एक सत्तावादी पदानुक्रमित सरकार की वकालत करने वाला एक राजनीतिक सिद्धांत जो लोकतंत्र या उदारवाद के विपरीत चलता हो, ये वो है। हिडन में कौन है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। बीजेपी की बात करना या ये कहना कि ये बीजेपी का एजेंडा है, मैं तो साहब नहीं मानता। मैं तो मानता हूं ये आरएसएस का एजेंडा है। और जहां तक धर्म की आपने बात कही, तो धर्म में तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो पूजा करेगा, जो अनुष्ठान करेगा, उसका अधिकार तब बनता है, और मोदी जी का अधिकार तब बनता है जब वो विवाहित होते हुए, वो तो ना 3 में है ना 13 में है, ना धर्म उनको आज्ञा देता ना राजनीति उनको आज्ञा देती, ना वो 3 में है ना 13 में है। शादी करने के बाद उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ रखा है। तो क्या जसोदा का अधिकार नहीं था उनके साथ में बैठती? अधिकार किसको मिला? एक ऐसी महिला को
जिसके साथ उनकी कंट्रोवर्सी है। और राष्ट्रपति जो हमारे देश की सर्वश्रेष्ठ पद पर हैं, उनको क्यों नहीं बिठाया गया, जबकि वो उनकी जो बैकग्राउंड है वो बड़ी विलक्षण बैकग्राउंड है। अगर उनको बिठाते तो एक पूरे राष्ट्र में नहीं, एक दुनिया में संदेश जाता कि भारत अपने सबसे उच्च पद की इज्जत करता है। वहां बैठता कौन है? एक सांस्कृतिक या एक समाजवादी, जिसको हम कहते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक, उसका सबसे बड़ा पदाधिकारी। और उनमें आपने कहा कोई भी दलित नहीं था। सर, दलित को पसंद कहां करते हैं? कौन सा आज तक जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अध्यक्ष बना जो दलित था? मुझे तो याद नहीं है। और मेरे तो सबसे निजी संबंध रहे हैं, गुरु गोलवलकर जी की गोद में खेला हुआ छात्र हूं मैं। मुझे इनके अंदर की बात पता है। ये एजेंडा जो वो पहली सीढ़ी चढ़ चुके, और ये 2002 दोहरा ना दिया जाए, इसीलिए मुसलमानों ने ये कहा कि आप 27 तारीख तक अपने घरों में रहें। उनकी आशंका निराधार नहीं है। और ये बहुत बड़ा खेल है जो हमें समझ में नहीं आ रहा। हमें उसको सामाजिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, धर्म में उलझाया जा रहा है। दरअसल ये जो खेल है वो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। उसका चित्रण एक सामने आ गया। और कौन था उनके साथ में? योगी जी। अमित शाह जी कहां थे? अमित शाह जी को तो मैंने देखा नहीं। और यह स्पष्ट संदेश है कि मेरे बाद आने वाला प्रधानमंत्री कौन होगा? मुझसे भी बड़ा ड्रेडेड हिंदू, उग्रवादी हिंदू है वो। और उनकी बैकग्राउंड जो है, मैं नाथ संप्रदाय के बारे में बहुत अच्छी डिटेल जानता हूं। वो तो सर किसी चीज को मानते नहीं, संस्कृत उनको आती नहीं, नमामि शमीशान वो उनको पढ़ना नहीं आता। आपने एक वीडियो देखा होगा। तो जो संदेश दिया जा रहा है वो बहुत सख्त संदेश है। अगर कोई वाकई में इंटेलेक्चुअल है तो उनको चिंता होनी स्वाभाविक होनी चाहिए, ऐसा मेरा मत है जी। कुछ ज्यादा ही खतरनाक मत है आपका, कुछ ज्यादा ही उग्र मत है। शिवगढ़ सर, आज का जो कार्यक्रम था उसमें सवाल उठने लाजमी थे, क्योंकि जो मैंने बार बार कहा ना कि जो प्यार के संदेश थे भगवान राम के, वो नहीं थे। राजनीति के संदेश थे। अमित शाह, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह सब गायब थे। बड़े बड़े उद्योगपति थे, बॉलीवुड के वो लोग थे जिनके बारे में तरह तरह की कंट्रोवर्सी होती है। क्या लग रहा है आपको वही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का असली मंदिर के दर्शन थे आज, या कुछ और खेल था इसके पीछे? माइक अनम्यूट कर लीजिएगा सर प्लीज। देखिए संजय जी, ये अरुण कुमार शर्मा जी ने और अनिल जय हिंद जी ने और आपने भी ये तो सब बता दिया क्या हुआ वहाँ अयोध्या में, और कितना शास्त्रों के अनुसार था, कितना नहीं था। मैं थोड़ा सा ये देखना चाहता हूँ कि क्या हुआ से आगे का देखना चाहता हूँ कि क्या होगा। जो आपने वीडियो दिखाया था उसमें उस बच्ची का आखिरी सेंटेंस ये था कि भाजपा आखिर क्या दर्शाना चाहती थी अयोध्या में। दो चीजें दर्शाना चाहती थी। एक तो ये कि वहां उपस्थित कौन लोग थे और कौन लोग नहीं थे। इसका मतलब है कि जो लोग साथ हैं वो लोग वहां थे, जो लोग साथ नहीं हैं वो वहां नहीं थे। बड़ा स्पष्ट संदेश है संजय शर्मा जी। मैं देख रहा था कि एक प्रसिद्ध टीवी चैनल की एंकर अयोध्या में आम जनता से पूछ रही थी और वो नागरिक कह रहा था कि अखिलेश यादव और डिंपल यादव को आने दो, दौड़ा दौड़ा कर भगाएंगे। आपने पूछा और उसका जवाब ये है कि आगे क्या होने वाला है।
जो हुआ वो सारी दुनिया ने देखा। कौन लोग थे? 5 लोग। हमें बताया गया कि उनमें 4 लोग कौन थे। मोहन भागवत का बताया, योगी का बताया, अरुण जी ने ये भी बताया कि नाथ संप्रदाय, वो तो चंपत राय जी ने भी कहा कि ये रामानंद संप्रदाय का है। रामानंद संप्रदाय का कोई आदमी नहीं था वहां। जो चल रहा है वो खतरनाक चल रहा है। शंकर देव के मंदिर में राहुल गांधी प्रवेश करना चाहते थे आज, उनको प्रवेश नहीं करने दिया गया। क्या कहा गया कि आज बहुत भीड़ होने वाली है, इसलिए आप नहीं जा सकते, 3 बजे के बाद जाइए। बड़े प्रयासों के बाद क्षेत्र के सांसद और विधायक गए अंदर, तो देखा हुआ कोई भीड़ नहीं थी और कोई कार्यक्रम नहीं चल रहा था। राहुल गांधी के साथ जो लोग हैं उनकी कारों पर हमले हो रहे हैं, वह हिंसा हो रही है। आप क्या मानते हैं कि ये क्या बिना किसी इशारे पर हो रहा है, बिना किसी अनुमति के हो रहा है? जो चीज पहली यात्रा में नहीं हुई वो दूसरी यात्रा में हो रही है। अयोध्या में क्या हुआ संजय जी, ये एक अलग मुद्दा है, और आगे क्या होने वाला है ये एक अलग मुद्दा है। आपने कहा कि एक दलित को बुला लेते, आपने कहा कि अगर प्रधानमंत्री ऐसा नहीं कहते कि आग लग जाएगी मंदिर बनने से, तो आप खुश हो जाते क्या? क्या आपकी प्रसन्नता का पैमाना सिर्फ ये है कि वो दलित को बुला लेते और अपने भाषण में प्रेम बहाते, सर्वदेव सर्वधर्म संभाव की बात करते? नहीं। 26 जनवरी के पहले, 26 जनवरी को भारत ने एक धर्मनिरपेक्ष संविधान को स्वीकार किया था। 22 जनवरी देश का नया गणतंत्र दिवस और नया राष्ट्रीय दिवस बन गया है। जिस दिन भारत एक अघोषित हिंदू राष्ट्र बन गया है। जरूरत नहीं हिंदू राष्ट्र घोषित करने की, जरूरत नहीं, संविधान बदलने की भी जरूरत नहीं। राष्ट्रपति, भारतीय संघ के राष्ट्रपति वहां नहीं थी, संघ के राष्ट्र प्रमुख थे अंदर। महिला राष्ट्रपति नहीं थी, महिला गवर्नर गर्भगृह में थी। गवर्नर जो होती है या गवर्नर जो होता है वो राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। क्या वो राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के तौर पर थी वो? संजय जी, इस बात पर चिंता मत व्यक्त कीजिए कि दलित नहीं था या प्रधानमंत्री ने क्या कहा, या यजमान मिश्रा दंपत्ति का क्या हुआ। हमारी डिबेट का विषय ये होना चाहिए कि मंदिर का पूरा जो कार्यक्रम था, अगर बिना मुहूर्त के अधूरे मंदिर में कार्यक्रम हुआ, तो बिना मुहूर्त के और बिना संविधान की बिना परवाह किए हुए इस देश में सारे काम होने वाले हैं। तो इसलिए चिंता इस बात को होना चाहिए कि हम किधर जाने वाले हैं।
आपके पास 2 लोग और हैं बोलने के लिए, इसलिए मैं अगर आपका कोई सवाल हो तो जवाब दे देता हूँ, नहीं तो समय चूंकि सीमित है इसलिए अपनी बात को विराम दे देता हूँ। आपसे मुझे ये और पूछना है कि क्या जो आज का पूरा कार्यक्रम था 2024 में ये राजनीति के तौर पे भाजपा को फायदा पहुंचा पाएगा? संजय शर्मा जी, बिल्कुल नहीं पहुंचाएगा। इसका देश में कोई, ये जो लोग हैं जो जय जयकार कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो हमेशा जय जयकार करते हैं। वो जो भीड़ वहां थी या जो भीड़ देख रही थी, वो भीड़ देश नहीं है। जो देश अनुपस्थित था वहां अयोध्या में, वो असली देश है। और इस सरकार को पता है कि वो देश अब इनके साथ नहीं है। आप तो इस बात की चिंता व्यक्त कीजिए संजय जी कि ये राम कार्ड अगर फेल हो गया, असफल हो गया, जो कि होना ही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश नहीं है। उत्तर प्रदेश में वैसे ही इनके पास सर्वाधिक सीटें हैं, तो और क्या बढ़ेंगी। तमाम हिंदी भाषी राज्यों में इनके पास मैक्सिमम सीटें हैं। तो इनको तो चिंता करनी चाहिए उत्तर पूर्व की, जहां बुरी हालत है, दक्षिण की जहां बुरी हालत है, पश्चिम की जहां बुरी हालत है। इस बार तो उड़ीसा भी हाथ से जाने वाला है संजय जी। आपने देखा पुरी के कार्यक्रम में कैसे भाजपा अनुपस्थित थी पूरी तरह। जगन्नाथपुरी के कॉरिडोर का इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, 3000 करोड़ की परिक्रमा स्थल, वो कृष्ण का स्थल है। आप राम की प्राण प्रतिष्ठा में लगे हैं और कृष्ण की उपेक्षा कर रहे हैं। आपने देखा ना किस तरह के नारे लग रहे थे आज टेलीविजन पर। अब मथुरा टेलीविजन का एंकर पूछता है कि मथुरा को लेकर आप क्यों अब विभाजन करना चाहते हैं। इंस्टिगेट कर रहा है एंकर, उत्तेजना फैला रहा है। आप क्या समझते हैं क्या होने वाला है? एक सेंटेंस है शर्मा जी बस मेरा, मोदी जी को किसी भी कीमत पर चुनाव चाहिए, चुनाव में जीतना जरूरी है। वो जो लोग जिनके दम पर वो सत्ता में आए थे गुजरात में, मैं तो था वहां 2003 से लगाकर लंबे समय वहीं था मैं। वो तमाम लोग जो सत्ता जिनके बल पर वो आए थे गोधरा कांड के बाद, वो तमाम लोग उनकी लिस्ट में नहीं है। आपने कहा दुबे जी का बताया, संतोष दुबे जी का, कार सेवक का। जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी वो आज देशभक्त हैं। जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद गिराने को मंदिर के लिए त्याग नहीं किया, वो आज मंदिर के पुजारी बने हुए हैं, मंदिर के यजमान बने हुए हैं। इसलिए, और आपने देखा, आपको दिखे कहीं कैमरे में आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, उमा भारती जी, रितंभरा जी, कटियार जी, पवैया जी, कोई दिखा आपको? संजय जी मुझे नहीं दिखा। कोई नहीं देखा था। हाँ, जिनने कोई नहीं, सीबीआई लखनऊ की सीबीआई अदालत में जिन लोगों के खिलाफ मुकदमे चले, आपने तो देखे होंगे। हाँ, कोई नहीं था। उनमें से आपको कोई एक भी नजर आया क्या? कोई नजर नहीं आया था, कोई नजर नहीं। तो इसलिए आपको तो डिबेट अब ये करना चाहिए कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। और हमारे जो आपके दर्शक हैं, जो आपको इतना बड़ा, आपके तो इतने हर महीने हर 15 दिन पे 1 लाख बढ़ते जा रहे हैं, तो वो अगर बढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको चाहते हैं या आपको देखना चाहते हैं। उनके लिए आपका क्या संदेश है कि उनको क्या तैयारी करना चाहिए? उनको अपना क्या मन बना के रखना चाहिए कि देश किस तरफ जा रहा है?
हम लोग अब आगे बढ़ जाए संजय जी, अयोध्या को छोड़ दे पीछे कि वहां क्या हुआ, वो तो एक स्क्रिप्ट के हिसाब से हो गया। अब 23 जनवरी को क्या होने वाला है ये हम सोचें। प्रधानमंत्री कल से अपने असली अवतार में होंगे, तो इसलिए उपवास खत्म और वो अपने मूल अवतार में अब अवतरित हो जाएंगे। ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और आप पाएंगे कि योगी भी पैदल फिर से चलने लगे और मोदी जी कार में बैठे हुए हैं। बिल्कुल सही है। योगी जी की जरूरत उनको उत्तर प्रदेश की 80 सीटों को जीतने के लिए है, उसके बाद योगी जी का कोई काम नहीं है। बिल्कुल 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 ठीक कह रहे हैं। आज लगा भी, आज कैमरा योगी जी पे बहुत कम फोकस था, मोदी जी पे फोकस था। एक बहुत बड़ी देश की हिंदी मीडिया वेबसाइट है भड़ास, उस पर दीपांकर जी ने लिखा है, और जो लिखा है वो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। उन्होंने लिखा है, चंपत राय जी जिस पोडियम से मंच का संचालन कर रहे थे उस पर टेलीप्रॉम्प्टर नहीं था। मुझे लगा रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का भाषण मोदी जी बिना टेलीप्रॉम्प्टर के देंगे, लेकिन ये क्या। जैसे ही चंपत राय जी ने मोदी जी को भाषण देने के लिए आमंत्रित किया, नरेंद्र मोदी जी उस पोडियम पर गए नहीं, जबकि उससे पहले मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ उसी पोडियम पर भाषण दे चुके थे। चंपत राय द्वारा नाम पुकारने पर मोदी जी मंच संचालन करने वाले पोडियम पर नहीं गए, बल्कि नरेंद्र मोदी जी के लिए अलग पोडियम लगा था, जिस पर कैमरा पहले ही इतना जूम था कि टेलीप्रॉम्प्टर दिखाई ना दे। लेकिन राइट साइड वाले कैमरे ने टेलीप्रॉम्प्टर का थोड़ा सा हिस्सा पकड़ लिया। महामानव के लिए कितना कुछ मैनेजमेंट होता है, जिसे राम का नाम लेने के लिए भी टेलीप्रॉम्प्टर का सहारा लेना पड़े। ऐसे तपस्वी को मैं नमन करता हूँ। टेलीप्रॉम्प्टर के लिए भाषण लिखने वाले उस महान भाव को भी मैं नमन करता हूँ जिसने इतना जीवंत भाषण लिखा। नरेंद्र मोदी जी को भी नमन करता हूँ, ऐसा पढ़ते हैं लगता ही नहीं कि वो पढ़ रहे हैं, देखकर पढ़ रहे हैं। ऐसी कला दुर्लभ है, बड़े बड़े एंकरों में भी ऐसी कला मिलना दुर्लभ है। नरेंद्र मोदी जी को इस कला के लिए प्रणाम करता हूँ। वास्तव में टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ने की विधा के वे महामानव है। 108 बार प्रणाम उनको। संजीव जी, पूरे घटनाक्रम पर आपकी टिप्पणी। नहीं, देखिए वो तो था ही संजय सर कि ये एक वो शो है, उस शो के लिए जो सब कुछ हो रहा था उसी के आसपास सारा कुछ सिमटा रहा, पूरा देश उसी को साफ देखता रहा। और जो अभी श्रवण सर कह रहे थे, उन्होंने जो अपना प्रकट किया कि अब देश को ही सोचना होगा, देश जो है कि किस और ले जाया जा रहा है। हम बार बार ये कहते रहे हैं कि जो धर्म रूपी अफीम जो चटा दी गई है, ये अफीम इस जो जहां वो ले जा रही है, हम लोगों को जहां पहुंचा रही है, ये मूल जो हमारे देश के विषय हैं उन विषयों पर कहीं ना कहीं लौटना होगा। और देखिए लौट रहे हैं लोग, आप देख रहे हैं, जो दिख रहा है, आप राहुल गांधी जी की यात्रा जो चल रही है और किस तरीके से ये लोग पेश आ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भय, आप जो पाना था आपको, जो आपका हिंदी भाषी राज्य आपके पास है, मैक्सिमम है, अब इससे और क्या आप ज्यादा ले जाइएगा, वो वही है। बल्कि कई ऐसे राज्य हैं जहां पर उनकी सीटें निश्चित तौर पर भले ही सारा उपक्रम करें, भी मध्य प्रदेश में यही शुरू होने वाला है। यहाँ एक स्क्रिप्ट यहाँ भी लिख ली गई है कि अब यात्राओं का एक दौर शुरू होगा कि कार सेवकों को ले जाना है, फिर आम जन को ले जाना है, जो सांसद हैं, विधायक हैं, उनको अपना रोल अदा करना है, पार्टी को अपना रोल अदा करना है। और उसके तहत क्या कुछ बच सकते हैं, बचाया जा सकता है, उसका एक प्रयास है। लेकिन जो अब देखा गया, एक जो हम लोगों ने उम्मीद जताई थी कि वही कुछ होगा, कि वो पूरा का पूरा शो वही एक जितने भी कैमरे हैं या जो पूरा है उसी के इर्द गिर्द होना है, मोदी के आसपास होना है, और वो था और वो हुआ है। और बाकी जो मूल लोग थे, हमने तो देखा ना, वो भी तो तस्वीरें आ रही हैं, वो अपने तस्वीरें खुद डाल रहे हैं। उमा भारती और ऋतंबरा जी मिल रही हैं, या और इस तरीके के लोग मिल रहे हैं, वो अपना खुद को सोशल मीडिया पे उनको आज जो ये मूल इस पूरे के पूरे इसको जो अंजाम तक पहुंचाने वाला दौर था, तो अब सब पीछे है, सिर्फ मोदी है, सिर्फ मोदी है और मोदी है। लेकिन देश जो देख रहा है, और जो एक अब जनमानस में कहीं ये उठने लगी हैं बातें कि बहुत हुआ, वो भी एक है। और लेकिन हाँ, एक पूरा का पूरा जो माहौल क्रिएट करने वाली जो स्थिति होती है, उसके लिए जो कर सकते हैं, जो इवेंट होता है, वो उन्होंने प्रयास किया है। लेकिन मुझे लगता है कि जो श्रवण सर कह रहे हैं
कि कहीं ना कहीं अब एक जो उनके पास अपना मैक्सिमम है वो मैक्सिमम है, लेकिन बाकी जहां जो बेल्ट्स हैं वहां क्या करेगी बीजेपी या उसके दल, घटक दल? संजय बिल्कुल 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 ठीक कह रहे हैं कि बाकी जहाँ पे श्रवण सर ने कहा कि ये बिल्कुल ठीक है, उत्तर भारत की जो राज्य हैं, जो हिंदी भाषी बेल्ट है, आप वहाँ पे तो जादू चला सकते हैं, लेकिन जैसे बंगाल है, वहाँ पे भगवान राम से कहीं ज़्यादा पूजा माँ दुर्गा की होती है, काली की होती है। ऐसी दक्षिण के राज्यों में वहाँ पे अलग ईश्वर हैं। संजीव चंदन जी, मोहन भागवत जी अंदर, कोई दलित आदमी बाहर नहीं। क्या आज का अयोध्या का वाकई में इवेंट था, जिसको जो राहुल गांधी कह रहे थे भाजपा का इवेंट है, तो क्या आज आपको लगा कि जो राहुल गांधी कह रहे थे इवेंट है, तो वाकई में आज ये इवेंट ही था? बिल्कुल, ये मोदी चमकाओ इवेंट ही था संजय जी। और देखिए, नानाजी देशमुख ने एक बात कही थी अशोक सिंघल जी को, शायद उस वक्त विश्व हिंदू परिषद जो एक निर्णय हो गया था, चंद्रशेखर जी के उसमें प्रधानमंत्री थे और उनकी पहल से कि वो सोल्यूशन की तरफ लोग बढ़ गए थे, तो उन्होंने कहा था कि देश में 50,000 या 5 लाख जो भी संख्या हो, कितने राम मंदिर हैं, एक और बन जाएगा तो क्या हो जाएगा। उनका कहना था कि एक राजनीतिक एजेंडे के तहत ये आंदोलन है, तो निश्चित तौर पे ये एक राजनीतिक मंदिर है जिसका आज उद्घाटन हुआ। सबसे ज्यादा जिसे लाभ लेना है वो लाभ लिया नरेंद्र मोदी जी ने, क्योंकि पूरी राजनीति आज कम से कम भारतीय जनता पार्टी की उनके हाथ में कंट्रोल्ड है। आडवाणी जी कहाँ हैं वो हम सब देख रहे हैं, जिनकी रथ को ये असिस्ट कर रहे थे। आजकल तो अब एक मुहावरा सा है कि आपका आडवाणी हो जाएगा, और आजकल एक और नया मुहावरा आ गया है कि आपका शिवराज सिंह चौहान हो जाएगा, जिसके श्रवण सर इशारा कर रहे हैं कि आगे चल करके योगी जी का भी शिवराज सिंह चौहान हो सकता है। शिवराज सिंह चौहान होने का अर्थ ये हुआ कि 64 साल की उम्र में, जो 75 का डिसाइडेड उम्र है, उसके पहले रिटायरमेंट। तो ये मोदीमय चीजों को करने का एक अवसर की तरह भारतीय जनता पार्टी के लिए और मोदी जी के लिए, अमित शाह जी के लिए था। ये कोशिश करेंगे कि 2024 तक के चुनाव तक, मतलब अगले 2-3 महीने तक इस इवेंट को और बनाए रखें। और बिहार में जो बीजेपी के मित्रों के जरिए मुझे जानकारी है, शायद खबरों में भी आ ही गया है कि 29 तारीख को बिहार के विधायक पहुंचेंगे। तमाम अलग अलग राज्यों को अलग अलग डेट्स दिए गए हैं और आपको वहां तो ये इवेंट चलता रहेगा। अभी इनकी कोशिश ये है, लेकिन हम अक्सर कहते हैं और पैनल में भी कई लोग कह रहे हैं कि इनकी ये पूरी कवायद 40, 37, 40, 42% तक, उत्तर भारत में थोड़ा ज्यादा है, तो उसको अपना जो सपोर्टर वर्ग है उसको बनाए रखने का है। लेकिन चूंकि भारत का जो साइज है, पॉपुलेशन साइज है, उस पॉपुलेशन साइज में हालांकि वो भी जो 40-37% जो वोटर वर्ग है वो कंप्लीटली हिंदुत्व का वोटर वर्ग नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो समता में तो विश्वास करती नहीं, लेकिन सोशल इंजीनियरिंग में करती है, तो सोशल इंजीनियरिंग के भी वोट्स हैं। इसके बावजूद एक लार्जर समूह सड़क पर उतरा तो एक माहौल सा बन गया है। ये जरूर है कि बहुत लंबे प्रोजेक्ट, चूंकि राजनीतिक एजेंडा है 1949 से चलता रहा, इसकी अपनी एक गति है, तो उस गति में कायदे से, अब जैसे इवन रामायण का जो प्रसारण हुआ वो भी इसी एजेंडे के फलस्वरूप था। और आप देखिए कि अरुण गोविल से लेकर दीपिका चिखालिया से लेकर तमाम लोग उस पर ये कर रहे हैं। तो एक प्रोजेक्ट था, वो प्रोजेक्ट आज राजनीतिक तौर पे सामने पूरा किया भारतीय जनता पार्टी ने, और उसका जो इम्पैक्ट फैक्टर है उसको वो ज्यादा मैक्सिमम भुनाने की कोशिश करेगी। जो 1-2% कोशिश हो कि वो बढ़ जाए। उत्तर दक्षिण भारत में इसका असर मुझे नहीं लगता कि ज्यादा दिखने वाला है। चिंता का विषय दूसरा है, वो यही है जो विज्ञापनों में दिखा। ये महंत कौन होता है संजय जी, जो नंबर 1 पर हो, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर हो? एक तो प्राइम मिनिस्टर को जाना नहीं था, इस पे भी डिबेट सोमनाथ के मामले में हो चुका है। नेहरू जी ने बाजप्ता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को रोका, कहा कि आप मत जाइए, लेकिन राजेंद्र प्रसाद जी का अपना जो स्टैंड था, जो हिंदू कोड बिल पे और तमाम, वो हम सब जानते हैं। तो एक पक्ष था उनका, वो तो यहाँ तक कई चीजों पे अड़ जाया करते थे, गए। लेकिन ये लोकतंत्र के लिए काले दिन की तरह है। प्राइम मिनिस्टर के ऊपर महंत, प्राइम मिनिस्टर के नीचे भागवत, ये कौन होते हैं? ये तो रजिस्टर्ड एनजीओ भी नहीं है, ये रजिस्टर्ड सामाजिक संगठन नहीं है, और उसके नीचे गवर्नर। तो ये अद्भुत है। योगी जी 4थे नंबर पे थे, मुख्यमंत्री। तो ये लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक घटना है। लेकिन जो भारत के अपने कल्चरल फैब्रिक का भी जो प्रसंग है वो भी आज तार तार हुआ। राम कथा का कई प्रतिपक्ष है संजय जी, हम सब भी प्रतिपक्ष के ही चिंतन के लोग हैं।
हम जो है उसके बरक्स एक सामाजिक और बहुजन परिप्रेक्ष्य में सोचते समझने वाले लोग हैं। लेकिन इसके अलावा राम कथा के भीतर जो प्रतिपक्ष है, बाहर तो है लेकिन भीतर भी कई प्रतिपक्ष है। खुद राम के खिलाफ खड़ा प्रतिपक्ष है। तो राम कथा अपने आप में जो तुलसी की कथा के अतिरिक्त 300 रामायण तो है ही, वाल्मीकि रामायण के भीतर ही। हालत तो यह है कि सीता और राम के भीतर एक प्रतिपक्ष है, वहां जेंडर का डिस्कोर्स है, कास्ट का डिस्कोर्स है, ये तमाम चीजें हैं। लेकिन इनका एजेंडा है कि संपूर्ण बहुलतावाद को समाप्त करके एक हिंदुत्व के फोल्ड में ले लेना, एक राजनीतिक फोल्ड में ले लेना, और उस राजनीति के फोल्ड पे एक शीर्ष व्यक्ति बैठा हुआ है जो कि नरेंद्र मोदी है। तो ये मुझे लगता है कि लोकतंत्र के लिए बेहद। दूसरी चिंता की बात जो आखिरी तौर पे मैं इस प्रसंग में कहूं वो है कि इसके लिए इसका काउंटर तैयारी क्या है। क्या सिर्फ समीकरण? हम लोग बड़ी उम्मीदों के साथ नीतीश कुमार जी को देखते हैं और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें यहां से हुई हैं बिहार से। निश्चित तौर पर जैसे जाति गणना, हम लोग कई बार उस पर बात करते रहते हैं। और अवसरवाद का सकारात्मक इस्तेमाल करने वाला कोई राजनेता है तो नीतीश कुमार है। तो क्या सिर्फ इन समीकरणों जो हम सब कई बार बात करते हैं कि अब हो गया, इनकी मैक्सिमम संख्या है, मैक्सिमम संख्या से नीचे जाएंगे, बाकी की संख्या एक साथ एकजुट होकर 1 to 1 खड़ा हो जाए तो चीजें हो सकती है। मुझे याद है कि 2014 में मैंने भी एक फेसबुक पे लिखा था कि लाख कोशिश कर ले भारतीय जनता पार्टी, जो कांग्रेस की स्थिति है उसमें ये हारेगी और जो दूसरे दलों की जो स्थिति है, क्योंकि उतनी सीटों पे पहुंच नहीं सकती। उस समय भी हम लोग वोटों का समीकरण ही देखते थे, सीटों का समीकरण देखते थे। लेकिन समीकरण तो अभी है इंडिया गठबंधन के पक्ष में, लेकिन सिर्फ समीकरण से जीता नहीं जा सकता। जीतने के लिए नैरेटिव चाहिए। और ठीक है कि 22 तारीख को आप भी मंदिरों की ओर दौड़े, ये अच्छी बात है कि कल्चरल डाइवर्सिटी है, तो ममता बनर्जी गई वहां, देवी के लिए गई, या उद्धव ठाकरे कालाराम जा रहे हैं। कालाराम नैरेटिव को तो पहले ही खुद जाकर के इन्होंने खत्म कर दिया। लेकिन यदि कितना अच्छा होता धनंजय जी कि इंडिया गठबंधन आज किसी सामाजिक न्याय के एजेंडे पे, बहुजन एजेंडे पे बाबा साहब को या किसी को भी, या कर्पूरी ठाकुर तो है ही अति पिछड़ा, वो सोशल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो ये सामाजिक न्याय कर रहे होते। कल से बिहार में ये आज से ही लगभग मानकर चलिए, आज से 3 दिनों तक कर्पूरी ठाकुर में है। देश में भी एक नैरेटिव जा सकता था, क्योंकि आपके पास जाति गणना है, तो आपके पास आरक्षण है जो 9th शेड्यूल में भेज चुके हैं, उनके पाले में भेज चुके हैं। आपके पास 94 लाख परिवारों को दिया जाने वाला 2 लाख रुपया है, आपके पास सामाजिक न्याय का है। तो जनवरी से लेकर के अप्रैल तक बहुजन और सामाजिक न्याय के लोगों का ये महापुरुषों के दिन आते हैं। पहली बार साहू जी महाराज आएंगे, महात्मा फुले आएंगे, सावित्रीबाई फुले हैं। आप नैरेटिव खड़ा करते, तो समीकरण और नैरेटिव मिलकर के ही काउंटर नैरेटिव फोल्ड के भीतर आप बड़ा मुश्किल से कर पाएंगे। क्योंकि मैं फिर कह दूं कि राम की कथा में ही, वैष्णव कथा में ही एक व्यवस्था है, वैष्णव धर्म में एक व्यवस्था है कि जो मेरा विरोधी है वो भी सालुक्य मुक्ति को प्राप्त करेगा। इस मिथक से भी सीखिए, रावण को संजय जी सालुक्य मुक्ति की प्राप्ति हुई। सालुक्य सबसे बड़ी मुक्ति है, जिसके बाद जीवन मरण से मुक्ति हो गई। तो ये एक एब्जॉर्प्शन का एक बड़ा सिस्टम है राम कथा में, उसके भीतर मत जाइए, क्योंकि इसके साथ ये खेल रहे हैं, ये इनके पास है, और इन्होंने उनके हिसाब से उन्होंने एक सकारात्मक कार्यक्रम किया, तो आपके पास भी एक पॉजिटिव कार्यक्रम होना चाहिए। ये भी एक चिंता का विषय है। तो लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेवारी हम आप सबकी है संजय जी। आप भी लगातार इस मुहिम में ही हैं, और इंडिया गठबंधन के भी है, जिससे सुचिंतित तरीके से प्रोग्राम और स्ट्रेटजी के साथ आना होगा। संजय जी, आपको क्या लगता है कि ये जो उन्माद है, या पिछली बार जो 5 राज्यों के नतीजे हैं, उसके बाद ये मैसेज गया कि ये जो पिछड़ी जाति या जाति जनगणना का कार्ड था ये नहीं चला, धर्म का कार्ड ज्यादा चल रहा है। तो क्या ये इंडिया गठबंधन के नेता भी डर गए हैं? उनको लग रहा है कि इस समय का जो माहौल है उसमें धर्म का कार्ड ज्यादा चलेगा, ये जातियों का खेल नहीं चल पाएगा? इस तरह के नैरेटिव का कंट्रोल का प्रसंग है कि कहां से ये नैरेटिव बनता है। हम तो देख रहे हैं कि ये चल सकता था सोशल जस्टिस का। वहां गलती ये हुई कि आप ही सब कुछ नहीं हो सकते, जैसे नरेंद्र मोदी ही सब कुछ नहीं, सर्वान देवान परित्यज्य मामेकम भजा नहीं हो सकता। सिर्फ मोदी, सिर्फ राहुल गांधी नहीं चल सकता। राहुल गांधी लगातार जाति गणना की बात कर रहे थे, उनके यहाँ 3 ओबीसी लीडर थे, लेकिन एक बार भी उन्होंने बिहार मॉडल की बात नहीं की। संजय जी, जनता किससे कनेक्ट होती है? यदि वो चुनाव इंडिया गठबंधन का होता, यदि ये यात्रा इंडिया, राहुल गांधी के प्रोजेक्शन का काम थोड़े दिन के लिए रोक दिया जाए, जरूरी है,
प्रोजेक्शन से ज्यादा जरूरी था कि एक जुटता के साथ ये चुनाव लड़ा जाता। तो मुझे नहीं लगता कि वो पिटा है, बल्कि हिंदुत्व पिटा है। मध्य प्रदेश का मार्जिन देखिए संजय जी, ज्यादा बड़ा है। जहां सबसे हार्ड हिंदुत्व खेला गया, वहां सॉफ्ट हिंदुत्व भी नहीं खेला कमलनाथ जी ने। बाकी जो चीजें की सो की, लेकिन सामाजिक न्याय जीता है राजस्थान में। मात्र 2% का गैप है संजय जी। और अपने गांधीवादी अंदाज के में ही जो गहलोत साहब हैं, वो सामाजिक न्याय के प्रोग्राम्स लेकर आते रहते हैं। मुझे नहीं पता कि उन्होंने सावित्रीबाई फुले के नाम पे कॉलेजेस खोले कि नहीं महिलाओं के लिए, लेकिन आते ही उन्होंने कहा था कि हर जिले में एक कॉलेज खोलेंगे हम सावित्रीबाई फुले के नाम पे, या और भी बहुत सारे प्रोग्राम थे उनके पास। तो वहां तो छत्तीसगढ़ में भी, अंतिम बात कह दूं, छत्तीसगढ़ में भी रमन सिंह जी लगभग सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ गए थे। जो कांग्रेस का ये जो विश्वास है, जो आम आदमी पार्टी से आकर आए, उनकी पत्नी को कांग्रेस अपीज करती रही। अब वो एंटी कांग्रेस राम कथा करते रहे, एंटी कांग्रेस ट्वीट करते रहे। तो इन चीजों से, इसलिए मुझे लगता है हिंदुत्व हारा है। हिंदुत्व का सॉफ्ट एजेंडा, ये जो सॉफ्ट हिंदुत्व वाला जो थरूर साहब वाला स्कूल है, वो हारा है। सामाजिक न्याय को अभी टेस्ट होना बाकी है। उसको पजाइएगा, हम लोग पजाना एक मुहावरे के तौर पे होता है, तो उसको थोड़ा उसकी धार तेज करनी पड़ेगी, उसको पेश करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बात है, बहुत अच्छी बात कही आज सभी लोगों ने। बहुत बहुत शुक्रिया शिवर सर, संजीव जी, अरुण जी, अनिल जैन, संजीव चंदन जी, आपने अपना समय दिया, बहुत बहुत आभार आपका। आप देख रहे थे 4 PM की परिचर्चा, और हम बात कर रहे थे कि क्या आज भगवान राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में कोई चूक हुई, क्या यह राजनीतिक मंच था, और कहां कहां संविधान का इसमें उल्लंघन हुआ। मुझको यकीन है कि भगवान राम सबको सद्बुद्धि देंगे, समाज में प्यार को स्थापित करने की एक प्रेरणा देंगे। आप सबके लिए दिन शुभ हो। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।